नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 वसंत भाग 3 का 5वां पाठ लेकर, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पाठ में चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में बताया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। पत्र संस्कृति के विकास के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन है। ईमेल, फैक्स, एसएमएस आदि से पत्रों की आवाजाही पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है, यानी अनोखी है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर यानी संभाल करके रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, दायरा यानी सीमा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत यानी महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी दूत या डाकिये या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से, तार यानी टेलीग्राम से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समय, तो पिछले 100 सालों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, अर्थात पत्र लेखन की कला का विकास करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आवाजाही यानी आवागमन। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है, यानी गांवों में आज भी पत्रों का खूब चलन है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से यानी ध्यान से उसकी तह में जाएं, यानी उसकी गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। मिसाल यानी उदाहरण, उसकी कोई बराबरी नहीं। एक दौर था, एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, यानी आजकल संदेश बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है।
पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन यानी एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की यानी पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर अर्थात संभाल कर और संजो कर यानी इकट्ठा करके विरासत के रूप में, विरासत यानी धरोहर के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का यानी खोज का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। ये नेहरू जी के पत्र हैं जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे, वो नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर यानी संभाल कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में यानी महान हस्तियों की श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय, संग्रहालय यानी म्यूजियम, तो दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी पत्रों के द्वारा हम उस समय के देश यानी स्थान को, समय को और समाज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उस समय का समाज या देश कैसा रहा होगा। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया इतना लिखे आते थे, यानी पूरे पते के स्थान पर केवल महात्मा गांधी और नीचे इंडिया इतना ही लिखा हुआ आता था। और वे जहां भी रहते यानी महात्मा गांधी जहां भी होते वहां तक वे पत्र पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी यानी अन्य महान हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, यानी प्रेरणा देने वाले उत्तर लिखते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे यानी चौकन्ना थे, सक्रिय रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का यानी पत्र व्यवहार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों यानी नई जानकारियों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, यानी भारत में प्राचीन समय से पत्र लिखे जा रहे हैं, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है।
तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल यानी अच्छी छवि डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी यानी नए विकसित हुए साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। हैसियत यानी दर्जा, उसकी अहमियत। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, ढाणी यानी छोटे छोटे गांव, आज भी खतों का ही यानी पत्रों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं, यानी उनके जीवन में आज भी मनी ऑर्डर का बहुत महत्व है, अर्थात पैसे का लेन देन मनी ऑर्डर के माध्यम से ही हो रहा है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, यानी जब कोई डाकिया मनी ऑर्डर लेकर जाता है तो उसका बहुत सम्मान होता है। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र लिखने वाले की हस्तलिपि में होता है, जिसमें लिखने वाला अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। पत्र हमें भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। पत्रों को हम सहेज कर रख लेते हैं, जिससे उन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। ये सब एसएमएस के संदेश में कहाँ संभव है। अतः पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। पत्र को उर्दू में कहते हैं खत, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, संस्कृत में पत्र, तमिल में कड़िद, हिंदी में पाती और चिट्ठी। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला विकसित करने के लिए दुनिया भर में प्रयास हुए। विश्व डाक संघ की ओर से 1972 में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र हमें भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। पत्र में लिखने वाला अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। पत्रों में इतनी आत्मीयता होती है कि पत्र पढ़ने वाले को पत्र में लिखने वाले का चेहरा दिखाई पड़ता है। पत्रों को हम सहेज कर रख लेते हैं। पत्रों को पुस्तक का रूप दिया जा सकता है, उन्हें फ्रेम कर रखा जा सकता है, जिससे उन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। आज देश में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के पत्रों को सहेज कर विरासत के रूप में रखा हुआ है। लेकिन एसएमएस के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएमएस को पढ़कर लोग तुरंत मिटा देते हैं या उसे भूल जाते हैं। अतः पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि ले सकते हैं? अपने विचार लिखिए। पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पत्र हमें भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। पत्रों में आत्मीयता होती है। पत्र हमारी धरोहर हैं। ये सब आधुनिक संचार साधनों में कहाँ संभव है। हालांकि आजकल फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि के विकास से पत्रों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है, लेकिन इन संचार साधनों में पत्रों जैसी आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। इसलिए फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए।
पत्र द्वारा संदेश भेजने के लिए लिफाफे पर टिकट लगाना जरूरी होता है। आप इस पत्र में देख सकते हैं, यहाँ एक 5 रुपए का टिकट लगा हुआ है। यदि लिफाफे पर टिकट न लगा हो तो उसे बैरंग कहते हैं। बैरंग पत्र जिसे भेजा जाता है उसे टिकट का 2 गुना पैसा जुर्माने के रूप में देना पड़ता है, तब उसे वह पत्र दिया जाता है। यदि पैसा न दिया जाए तो पत्र डाक घर में जमा हो जाता है और संदेश भी नहीं पहुंच पाता। अगला प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये 6 अंकों का होता है। इसका पहला अंक क्षेत्र विशेष यानी एक पर्टिकुलर जोन के लिए होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जो पिन कोड 1 से शुरू होते हैं वो उत्तर भारत के इन राज्यों से होते हैं। 2 से जो शुरू होता है वो इस क्षेत्र का होता है। इसी तरह से 3 अंक वाले पिन कोड 4 अंक के लिए ये क्षेत्र है, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8। 9 अंक से शुरू होने वाला पिन कोड भारतीय सेना के लिए अलग से रखा गया है। तो पहला अंक यह निर्धारित करता है कि ये भारत के कौन से क्षेत्र का है। अगले 2 अंक उप क्षेत्र यानी राज्य आदि के लिए होते हैं। जैसे किसी पिन कोड का पहला अंक है 1 और उसके अगले 2 अंक ये निर्धारित करेंगे कि वह पत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर या चंडीगढ़ में से कहां का है, तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाक घर के लिए होते हैं। उस राज्य के कौन से जिले का है और कौन से डाक घर का है, ये निर्धारित करते हैं पिन कोड के अंतिम 3 अंक। इस तरह पिन कोड संख्याओं में लिखा हुआ एक पता होता है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया ये पता लिखकर आते थे। महात्मा गांधी विश्व भर में प्रसिद्ध थे। वे भारत में अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। महात्मा गांधी देश के किस हिस्से में हैं, लोगों को इसका पता रहता था। अतः जब भी महात्मा गांधी इंडिया या महात्मा गांधी जहां हो वहां आदि पता लिखे हुए पत्र आते तो वे उनके पास पहुंच जाते थे। कक्षा 5 की पुस्तक से आपके लिए एक नमूने का पत्र यहां लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना की ओर। पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिये की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। जिस प्रकार हमारे संदेश पहुंचाने का काम डाकिये करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी प्रकृति के संदेश वाहक हैं। ये भगवान के डाकिये हैं। हमारे डाकियों का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, लेकिन इन भगवान के डाकियों के लिए किसी देश या राज्य की सीमा निर्धारित नहीं है। ये एक देश से दूसरे देश में अपना संदेश लाते ले जाते रहते हैं, लेकिन इनका संदेश पेड़ पौधे, नदी, झरने, पहाड़, जंगल आदि ही पढ़ पाते हैं। मनुष्यों को इनका संदेश पढ़ने के लिए प्रकृति प्रेमी बनना होगा, तब जाकर कहीं हम इन भगवान के डाकियों का संदेश पढ़ पाने के योग्य हो पाएंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेश वाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। मेघदूत महाकवि कालिदास की अनुपम रचना है। इस काव्य का सार इस प्रकार है। अलकापुरी के राजा कुबेर के दरबार में अनेक यक्ष रहते थे, तो उनमें से एक यक्ष अपनी नवविवाहिता पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए राजकार्य में उसका मन नहीं लगता था। यक्ष के इस व्यवहार से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे पत्नी से अलग होकर रामगिरी पर्वत पर रहने का शाप दे दिया। यक्ष वहां रहने लगा। समय के अनुसार वर्षा ऋतु आई। आकाश में उमड़ते काले बादलों को देखकर वह यक्ष पत्नी के विरह में व्याकुल हो उठा। वह सजीव और निर्जीव के अंतर को भूलकर एक बादल के द्वारा अपनी पत्नी को संदेश भेजता है। बादल को कहते हैं मेघ और संदेश ले जाने वाले को कहते हैं दूत, इसलिए इस काव्य का नाम रखा मेघदूत। इस काव्य में यक्ष और बादल के बीच में बहुत अच्छा संवाद है। यक्ष बादल को रास्ते में आने वाले स्थानों, नदियों, चुनौतियों आदि के बारे में बताता है। यक्ष की व्याकुलता देखकर कुबेर उसे शाप मुक्त कर देता है और वह पुनः पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लग जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षी को संदेश वाहक बनाकर कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं।
एक गीत है जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए जिनमें पक्षी के द्वारा संदेश भेजने का उल्लेख मिलता हो। तो प्रश्न में कहा गया है कि 3 गीतों का संग्रह कीजिए। ये हमारे 3 गीत हैं। आगे कहा है मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेश वाहक बनाकर पत्र भेजना हो तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखेंगे। अगर मुझे पक्षी को संदेश वाहक बनाकर पत्र भेजना हो तो मैं भारत के वीर सैनिकों को वह पत्र भेजना चाहूंगा जिसमें मैं उन वीर सपूतों के प्रति मातृभूमि की सेवा के पुण्य कार्य के लिए उनकी सराहना करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। अगला प्रश्न है केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदर्श मिश्र की कविता चिट्ठियां को ध्यान पूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह हैं जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय में विचार विमर्श कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। रामदर्श मिश्र ने अपनी कविता चिट्ठियां में वर्तमान युग के मनुष्यों की तुलना लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियों से की है। जिस प्रकार लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियों में सुख दुख आदि की अनेक बातें होती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से उन बातों को साझा नहीं करती, केवल अपने गंतव्य पर पहुंचने का इंतजार करती रहती हैं। रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी एक दूसरे से सुख दुख बांटे बिना ही मौन बैठकर अपने स्टेशन का इंतजार करती रहती हैं। इसी तरह आज का मनुष्य भी अपने मन की बातों को किसी से साझा नहीं कर रहा है, बस केवल अपने गंतव्य की ओर भागा जा रहा है। लेकिन विद्यालय की स्थिति लेटर बॉक्स और रेलगाड़ी से अलग है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे एक दूसरे से जी भर कर बातें करते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं, आपस में खेलते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं, अनेक परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं। तब जाकर वे अलग अलग क्षेत्रों की ओर बढ़कर अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। पहला प्रश्न है किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। वे शब्द हैं प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र, नियुक्ति पत्र, वार्षिक पत्र, त्याग पत्र, निमंत्रण पत्र, कार्यालयी पत्र, संधि पत्र, सांत्वना पत्र आदि। अगला प्रश्न है व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। शब्द हैं सैनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सामाजिक, रासायनिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, सांस्कृतिक, जैविक। अगला प्रश्न है 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र। ये शब्द बना है रवि प्लस इंद्र के योग से, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। उदाहरण है स्व प्लस अधीन, स्वाधीन, दीप प्लस अवली, दीपावली। इसी तरह से हिम प्लस आलय, हिमालय, देव प्लस आलय, देवालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, महा प्लस आशय, महाशय, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, और कपि प्लस ईश, कपीश। इसी तरह से गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, वधु प्लस उपदेश, वधुपदेश। ये था पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।